Good morning, everybody. Question number 2, page number 209. Question number 2, page number 209. Please read the problem yourself. 5 एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसका मार्किंग करो. आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है विच इज बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर, और आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. तो पांचों एडजस्टमेंट पढ़ो और एडजस्टमेंट का नंबर रेलेवेंट प्लेसेस पे लिखो. चलो एनीबडी, एडजस्टमेंट नंबर 1 ये मैं किधर लिखूं? आप सोच समझ के प्लीज आंसर देना. डोंट रश. या अभी तक डिसोल्यूशन भरा हुआ रहेगा, थोड़ा उसको निकालो, वो हैंगओवर थोड़ा निकलेगा, तब तक आराम से पढ़ो. तो प्लीज टेल मी. जय हनुमान व्यायामशाला क्या नाम है? हैज 5000 members paying annual subscription of ₹50 each. Can anybody please tell me this adjustment number 1 इसके कनेक्टेड क्या क्या किधर है? 2 सब्सक्रिप्शन करके दिया हुआ है, उसमें 2 है, 2018-19 and 2019-20. Anybody can please tell which is your current year? 1920. तो ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये दोनों में से किधर लिखूं मैं? 1920 obviously. This is adjustment relating to subscription of the current year. Adjustment number 2, outstanding salary as on 31st March 2020 is ₹12,000. Anybody, where do I write? बाय सैलरी पेमेंट साइड पे दिया है, देयर यू विल बी राइटिंग नंबर 2. थर्ड वन, depreciate fixed asset at 10% per annum. He has not mentioned as to which fixed asset, बस ये बोल रहा है depreciate fixed asset at 10% per annum. Anybody? किधर? Where should I go? Which balance sheet it is called as? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है ना, देख. करंट ईयर कभी एंड हो रहा है, ये रहा फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. ये वाले चैप्टर में ना डेट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट ईयर भी दिया रहेगा, करंट ईयर भी दिया रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा. तुम जनरली बाकी सब चैप्टर में ना अपन ऐसे डेट को ऐसे उड़ा देते हैं, we don't even bother to read it honestly. पर ये वाले चैप्टर में ना लास्ट ईयर के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, करंट ईयर के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, नेक्स्ट ईयर के भी एडजस्टमेंट होते हैं. तो डेट का बहुत सिग्निफिकेंस है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज रिमेंबर. तो ये रहा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. What is 31st March 2019? Is the end of, anybody? It is end of which year? तुम लोग के लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ. Can anybody please tell me which one is current year? 1920. Okay. Can you tell me 1920 start कौन से दिन को होता है? फर्स्ट अप्रैल. ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बोलो यार. 2000. So this will start on 1st April 2019. This will end when? 31st March 2020. This is current year. तभी डिफाइन करो, अगर ये करंट ईयर है तो आपका लास्ट ईयर क्या रहेगा? एनीबडी कैन डिफाइन दैट? 2018-19. तो ये लास्ट ईयर स्टार्ट कब होएगा? 1st April 2018. तो ये एंड कब होएगा? 2019. सो कैन यू टेल मी विच इज अ नेक्स्ट ईयर? जो थर्ड रहेगा वो नेक्स्ट ईयर रहेगा 2000
2021, ये स्टार्ट कब होएगा? 1 अप्रैल 2020, ये एंड कब होएगा? 31 मार्च 2021। तो ये तो दिमाग में होना ही चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द प्रॉब्लम। सो आई रिपीट माय क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से आंसर दो। व्हाट इज दिस डेट as on 31st March 2019? Can you tell me what is this date? I need exact language. End of last year. The language will be last year, current year, next year, start, end. So start of last year, end of last year. Start of current year, end of current year. Start of next year, end of next year. तो जब कोई भी डेट दिया रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये 6 में से कोई भी एक आंसर रहेगा। Either it is start of any of the 3 years or it is end of any of the 3 years. Be very very precise in your language. So वापस करते हैं। Balance sheet as on 31st March 2019 is what? End of which year? Can I say end of last year is as good as what? And which is that date? 1 April 2019. So इसको अपन क्या बुलाते हैं? ये जो आपको बैलेंस शीट दिया है, what you will call this balance sheet as? Opening balance sheet. Opening शब्द का मतलब क्या है? It is the balance sheet at the start of current year. करंट ईयर के स्टार्ट का बैलेंस शीट है, तो इसको अपन लोग बुलाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? ओके, चलो सो वापस करते हैं। डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट एट 10% पर एनम। बोलो ये नंबर 3 मुझे कहाँ जाना है? कैन यू प्लीज यूज द एग्जैक्ट लैंग्वेज एंड टेल मी। ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देख वर्ड है ना, फिक्स्ड एसेट दिया है। कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं बोला है? विच मीन्स यू हैव टू टेक all tangible fixed asset except land। नहीं, वापस करते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है क्या? क्यों? राइट ऑफ होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है amortization। तो मतलब ये डेप्रिसिएशन है, ये इंटेंजिबल पे तो नहीं हो सकता। डू यू एग्री विद दैट? तो खाली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बोएगा। टेंजिबल में भी ऐसा एक फिक्स्ड एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लैंड के ऊपर क्यों नहीं होता है? दैट इज वेरी फनी। वैसे तो बिल्डिंग भी अप्रिशिएट होता है, वैसे तो आईफोन का प्राइस भी अप्रिशिएट होएगा, इन्फ्लेशन में तो कुछ भी अप्रिशिएट होएगा। एनीबडी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होता है? तुम्हारे लेवल पे पता होना चाहिए यार। लाइफ इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या? इनफाइनाइट लाइफ। एग्जैक्टली यार, ये वर्ड तुमको प्लीज आना चाहिए ये लेवल पे। लैंड इज द ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट विच इज इनफाइनाइट लाइफ। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों होता है? वैसे तो बिल्डिंग का भाव भी बहुत बढ़ता है कसम से। लास्ट 20 साल चाहिए तो मुलुंड का हिस्ट्री देख लो, मुंबई का हिस्ट्री देख लो, चाहे तो इंडिया का हिस्ट्री देख लो, चाहे तो वर्ल्ड का हिस्ट्री देख लो। लास्ट 20 साल में प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ा है, तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता? अरे भाई, डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन इज द राइट ऑफ आउट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। आपने अगर एक 10 करोड़ का कोई एसेट खरीदा और उसका लाइफ अगर 10 साल रहेगा, तो एवरी ईयर 1-1 करोड़ करके पीएल अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप उस एसेट को यूज करोगे तो उसका वैल्यू कम होएगा। एंड वैल्यू कम होएगा मतलब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो यार किसी भी एसेट का बढ़ सकता है, किसी भी एसेट का कम हो सकता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? यू नो, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बताता हूँ। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन, ये डेप्रिसिएशन पूरा डिटेल में you will be studying in accounting standard number 10, which is called as a property, plant and equipment। वहाँ पे depreciation क्या है मालूम है? Depreciation is nothing but amortization or a write-off of historical cost। What do you mean by historical cost, by the way, anybody? Historical cost मतलब जो भाव में हमने
खरीदा रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है मार्केट वैल्यू के साथ। इसका कनेक्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब सिंपल भाषा में, मैंने जो भाव में खरीदा, मैंने जो भाव में खरीदा, दैट इज माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल शब्द का मतलब है पास्ट में मैंने क्या भाव में खरीदा। क्योंकि आपके पास जो भी एसेट है, अभी ये लोग के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ये लोग के पास इक्विपमेंट है, तो ये इन्होंने कब खरीदा रहेगा? तो ऑब्वियसली ये लोग ने पास्ट में कभी ना कभी खरीदा रहेगा। वी डोंट नो कब खरीदा है, लेकिन इतना तो मालूम है कि फ्यूचर में नहीं खरीदा है, इतना मालूम है कि पास्ट में खरीदा है। और जो भाव में अपने पास में खरीदा रहेगा, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। 11th स्टैंडर्ड में तुमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था, उसमें वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट करके। सिंपल भाषा में आपने इसको क्या भाव में खरीदा। बस अभी ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, इसको आपको स्प्रेड करना पड़ता है, टू स्प्रेड इट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब एसेट का समझो यूजफुल लाइफ अगर 10 साल का रहेगा और तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर 1 करोड़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ को 10 साल से डिवाइड करने का, तो एवरी ईयर 10-10 लाख रुपया आएगा, एंड दैट 10 लाख रुपये एवरी ईयर यू विल डेबिट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So they have used the word amortization of historical cost. सिंपल भाषा में हिस्टोरिकल कॉस्ट को बैलेंस शीट से उठाने का और थोड़ा थोड़ा करके पीएल अकाउंट में डेबिट करने का। क्योंकि जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते जाओगे उसका वैल्यू गिरते जाएगा। बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड। बिल्डिंग का वैल्यू भी 50 साल में जीरो हो जाएगा। समझो बिल्डिंग रहेगा तो तुम बोलेगा बिल्डिंग का लाइफ तो 50 साल है, आई एग्री विथ यू, तो भी 2 लाख रुपया तो एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ ज्यादा होता है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम होता है। ये सब तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। यू वुड हैव फॉरगॉटन दैट, विच इज वेरी सैड। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है, पहले तो ये इंटेंजिबल के लिए कभी यूज नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट में they use the word amortization, and intangible asset के लिए there is a different accounting standard जो मैं आपको already बता चुका हूँ। Anybody which is the accounting standard for intangible asset? AS 26। अभी से मेरे को ये सब बायट चाहिए, AS का नाम भी और नंबर भी। और ये जो है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन रहता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर। कैन यू टेल मी व्हाट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड एज, एंड व्हिच इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू योर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट? AS 10। और AS 10 का पूरा नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE करके बुलाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपनी भाषा में इट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और उसके लिए देयर इज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड एज AS 10। चलो सो प्लीज कंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट बोला है, ये नहीं बोला है कौन सा फिक्स्ड एसेट। तो व्हाट इज योर आंसर? कैन यू टेल मी, व्हेन इट इज डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट, यू विल टेक विच टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट? Tangible. Will you take all the tangible fixed asset? No. Except which one? Land. Please remember, अगर land and building रहेगा तो उसके ऊपर depreciation होता है, क्योंकि building is subject to depreciation. But if it is only land, then land is not subject to depreciation. And if it is any of the intangible asset like goodwill, patent, trademark, copyright, then that is also not subject to depreciation. So conclusion, this number 3 is applicable on which fixed asset? Can you please check your opening balance sheet and tell me? Land and building. लैंड के ऊपर डेप्री नहीं होता है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर रहता है। सो इफ इट इज लैंड एंड बिल्डिंग, यू विल हैव टू डेप्रिशिएट दैट। सो लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट के ऊपर नंबर 3 आ जाएगा। फिर हो सकता है इन्होंने कोई नया फिक्स्ड एसेट परचेज किया रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये लोग के पास सिर्फ 2 ही फिक्स्ड एसेट रहेगा। 2 फिक्स्ड एसेट्स आर देयर एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। मे बी इन्होंने कोई नया फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द करंट ईयर परचेज किया रहेगा। एनीबडी अगर करंट
ईयर में कोई नया फिक्स्ड एसेट परचेस किया रहेगा, देन वेयर इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? एनीबडी? पेमेंट साइड, एग्जैक्टली। अगर फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उसका पैसा चुकाया रहेगा, अगर पैसा चुकाया रहेगा तो पेमेंट साइड में देख आपको बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग, ध्यान से पूरा पेमेंट साइड छान मारने का। और उधर अगर कोई नया फिक्स्ड एसेट परचेज किया रहेगा, इनफैक्ट फिक्स्ड एसेट को आपने सेल किया रहेगा, ये भी हो सकता है। There can be a purchase of fixed asset and there can be a sale of fixed asset. Can you tell me, अगर आपने किसी fixed asset को sale किया रहेगा, then where is it going to be there? Anybody? रिसिप्ट साइड, एग्जैक्टली। तो ध्यान से देखो, रिसिप्ट साइड पे एक भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, मतलब देयर इज नो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ध्यान से पेमेंट साइड पे देखने का, अगर पेमेंट या रिसिप्ट साइड में कोई भी फिक्स्ड एसेट आपको दिखा तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 3 मार्क कर देने का, बिकॉज इफ देयर इज अ परचेज और देयर इज अ सेल, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन ऑन योर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आई होप इट इज क्लियर। मैं जो भी बोल रहा हूं ना, ये आगे वाले प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। दो इट इज अ सेकेंड प्रॉब्लम, अ बेसिक प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग इन डिटेल कि धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाओ। आपको कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे नॉर्मल फाइनल अकाउंट में और इसमें बहुत फर्क है। नॉर्मल फाइनल अकाउंट में ना करंट ईयर के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं और रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने सारे लेजर अकाउंट को क्लोज किया है और उसमें से उन्होंने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया रहेगा। ये नॉर्मल फाइनल अकाउंट है। लेकिन एनपीओ के फाइनल अकाउंट में वैसा नहीं है। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में आपको तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन का खाली एक ही इफेक्ट हुआ है, अभी तक दो इफेक्ट हुआ भी नहीं है। एक इफेक्ट तुम्हारा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में हुआ है, लेकिन उसका सेकेंड इफेक्ट देने का बाकी है, तो आपको कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। एनीबडी रिकलेक्ट से जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है, इसके लिए मैंने एक वर्ड दिया था, डू यू रिकलेक्ट? दिस अकाउंट इज नथिंग बट विच अकाउंट? एनीबडी? Cash or bank account? Is it date wise cash or bank account, or is it a summarized cash or bank account? So this is nothing but we call it as a summarized cash or bank account. तो याद रखना, ये जो कैश और बैंक अकाउंट में आपको जो भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, आइदर इट इज रिसिप्ट ऑफ मनी ड्यूरिंग द ईयर और पेमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग द ईयर, इसका अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया हुआ है, सेकेंड इफेक्ट अपने को देना है। तो रिसिप्शन पेमेंट को बहुत अच्छे से छान मारने का, अगर रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा इट मस्ट बी सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, अगर पेमेंट साइड में दिया रहेगा इट मस्ट बी परचेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट, दोनों में से एक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड? का दो मीनिंग हो सकता है। ये जो वर्ड है ना अक्रूड, अक्रूड का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग का भी दो मीनिंग होता है। आइदर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल इन फ्यूचर, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रिसीवेबल इन फ्यूचर। बहुत लोग आउटस्टैंडिंग देख के ना पेएबल समझ लेते हैं, बट भाई आउटस्टैंडिंग मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, पेएबल इन फ्यूचर भी हो सकता है एंड रिसीवेबल इन फ्यूचर भी हो सकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्रूड? अक्रूड इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे अक्रूड का मतलब क्या है? इज इट पेएबल इन फ्यूचर और इज इट रिसीवेबल इन फ्यूचर? Receivable. So there is some income on investment 2000 which is receivable in future. तो फटक से पहले इन्वेस्टमेंट किधर है उसको ढूंढने का, तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर तुमको इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है। व्हाट डज दैट मीन? लास्ट ईयर नहीं था, मतलब ये इन्वेस्टमेंट तुमने कभी खरीदा रहेगा करंट ईयर में। अगर करंट ईयर में खरीदा रहेगा तो ये तुमको कौन सी साइड पे दिया रहेगा? पेमेंट साइड पे। तो ढूंढने का पेमेंट साइड में है क्या? हाँ ये रहा, देख बाय 8% इन्वेस्टमेंट है, तो इधर आ जाएगा नंबर 4। और देख सामने के साइड पे ये रहा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए का इनकम हमने ऑलरेडी रिसीव कर दिया है और 2000 का अक्रूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। कोई मुझे प्लीज बता सकता है, अब ये इन्वेस्टमेंट है ना,
ये हमने परचेस कब किया है? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड पे दिया हुआ है। पेमेंट साइड पे दिया है मतलब मैंने पैसा दिया मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन से डेट को खरीदा है वो डेट नहीं दिया हुआ है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट शुड आई डू इफ द डेट इज नॉट गिवन? व्हाट शुड आई डू अबाउट दैट? Start of the year is a absurd, rubbish, nonsense answered. Anybody can please think and then tell me. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। तुम करो कैलकुलेट, व्हाई शुड आई डू? तुमको जो करना है करो और मुझे आंसर दो। 1 Jan इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 ही महीने का इंटरेस्ट है। अब देखो ध्यान से, हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड? कैन यू टेल मी? 1000. How much interest is accrued? Can you tell me? 2000. मतलब पूरा इंटरेस्ट कितना है? 3000 है। तो 3000 है, देख 8% ऑफ 150 करता तो 12000 आता है। हेलो एवरीबडी, तो 8% ऑफ 150 करेगा तो 12000 आएगा। बट ये लोग ने तो टोटल 3000 का ही इंटरेस्ट लिया है। 1000 रुपया ऑलरेडी रिसीव कर दिया है, और जो 1000 रुपया आपने रिसीव किया है ये आपको रिसिप्ट साइड पे दिया हुआ है। प्लस अक्रूड कितना है वो आपको नीचे दिया हुआ है। चलो कोई मुझे बता सकता है ये नंबर 4 अगर नहीं दिया रहता तो? थोड़ी देर के लिए नहीं तो भी वही नहीं आएगा। तुम लोग ना सोचते ही नहीं हो। यू फर्स्ट आंसर एंड देन यू थिंक। थोड़ी देर के लिए मान लो ये नंबर 4 दिया ही नहीं है। आप मेरे को प्लीज सोच समझ के कोई आंसर देगा। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा तो इट इज हिडन एडजस्टमेंट। देन आपको खुद से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको डेट ऑफ परचेस अज्यूम करना पड़ेगा। सो एनीबडी, अगर ये एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि नंबर 4 नहीं दिया हुआ है, सो कैन एनीबडी टेल मी अक्रूड इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देन विल टर्न आउट टू बी द हिडन एडजस्टमेंट। सो एनीबडी कैन टेल मी हाउ मच मस्ट बी द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देन, एंड व्हाट इज द assumption that you are making for that? 11,000 रुपया करेक्ट है। कैसे आया? तूने क्या एज्यूम किया? 1 अप्रैल। अब अगर कुछ नहीं दिया है तो मैं जरूर एज्यूम करूंगा कि दिस इन्वेस्टमेंट्स आर परचेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अगर मैं इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर में लेगा तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। 8% ऑफ 1,50,000 विल बी 12,000। 12,000 में से मैंने करंट ईयर में रिसीव कितना किया है? सिर्फ 1,000 रिसीव किया है। मतलब 11,000 आई विल टेक एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मुझे एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया होता। हेलो, आर यू देयर? पक्का ना? नो, रिसिप्ट साइड में कभी भी टोटल इनकम नहीं दिया रहता है बेटा। रिसिप्ट साइड पे उतना ही दिया होता है जितना तूने एक्चुअली रिसीव किया है। हाउ कैन दैट बिकम टोटल? अच्छा मुझे बता, आई विल एक्सप्लेन। ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000। फाइनल अकाउंट चैप्टर, रिफर टू द फाइनल अकाउंट चैप्टर। ट्रायल बैलेंस में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000 क्रेडिट में दिया रहेगा, और सामने तेरे को डेबिट में दिया रहेगा 8% इन्वेस्टमेंट 1,50,000। तो उधर तू क्या करता है? 1,50,000 का 8% करेगा 12,000। 12,000 में से 1000 तूने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, तो बाकी का 11,000 आउटस्टैंडिंग। बस फर्क क्या है मालूम है? फाइनल अकाउंट चैप्टर में ये 1000 रुपया तेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे ये 1000 रुपया तेरे को रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे दिया है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, तूने रिसीव 1000 किया, उसका ये मतलब नहीं है कि तेरा इनकम भी 1000 है। इनकम के लिए तो तेरे को टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल, अगर आपको याद रहेगा तो मैं 3 वर्किंग करता था, ABC। व्हाट इज द टोटल इनकम रिसीवेबल? एंड टोटल इनकम रिसीवेबल के लिए डेट ऑफ परचेज दिया होना चाहिए, और अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है तो अपन एज्यूम करते हैं वी आर परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो 1,50,000 का 8% करेगा, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल इज 12,000। उसके बाद अपन लिखते हैं B, interest already received which is 1,000, so you get outstanding interest which is 11,000 अगर एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया होता। लेकिन ये तो दिया है। तो बोलो ये वाले में डेट का कैलकुलेशन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग
कि अपन डेट का कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि डेट की जरूरत ही क्या है आपको। डायरेक्टली तो अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपया दिया हुआ है, और अगर डायरेक्टली अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो फिर डेट की जरूरत क्या है। सो आई एग्री विथ यू, डेट की जरूरत नहीं है, बट ज्ञान होना जरूरी है। अगर यही चीज एमसीक्यू में किसी ने पूछ दिया, व्हाट वाज द डेट ऑफ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, in the form of MCQ, because MCQ is very much a part of your CA foundation, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया। देख वापस बोलता हूं, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया, 2,000 का अक्रूड है, अब मुझे मिलेगा टोटल इनकम। टोटल इनकम इज ओनली 3,000, मतलब मैंने सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट लिया है। 12 महीने का 12,000 है, 8% ऑफ 1,50,000 इज 12,000। 12 महीने का 12,000 है तो 3 महीने का 3,000, मतलब मैंने 1 जनवरी 2020 को परचेस किया रहेगा, तो माई टोटल इनकम इज 3 मंथ। 3 महीने का 3,000 में से 1,000 रुपया रिसीव किया है और बाकी का 2,000 अक्रूड है, विच इज आउटस्टैंडिंग। हेलो, पक्का ना? ऐसे थके हुए चेहरे हैं, मतलब ये तो रीटेस्ट था, मेरे को लगा रीटेस्ट मतलब तो बहुत इजी होएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक बार तो प्रिपेयर किया ही था एकदम सिंसियरली, 1.5 घंटा अपन ने रिवाइज भी किया था, तो मुझे लगा कि ये तो पपलू टेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे तो लगता ही रहता है, बट उसका कोई मतलब नहीं है खास। एनीवे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट आई एम डूइंग, because we are into the new chapter. So though you are tired, you are following ना everybody? पक्का? अगर इंफॉर्मेशन नंबर 4 नहीं दिया रहता तो क्या करने का, इज दैट पार्ट ऑल्सो वेरी क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 60% ऑफ द डोनेशन एंड 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो डोनेशन किधर गया? ये रहा, इसका ऐसे 2 टुकड़ा करने का। ये जो मैंने किया है ना, दिस इज लाइक आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट, और ये एडजस्टमेंट नंबर 5 हो जाएगा। वैसे ही ये एंट्रेंस फीस का भी मेरे को 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, और ये भी मेरा एडजस्टमेंट नंबर 5 हो जाएगा। चलो, सो आई एम अज्यूमिंग फॉर्मेट इज रेडी। ऊपर अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख दो, इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद। व्यायामशाला समझते हो ना? योगा नहीं होता है अभी, कुश्ती होता है, कुश्ती व्यायामशाला में, और क्या? अच्छा ठीक है, कुछ फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, डू यू एग्री? अब कुश्ती हो रहा है कि क्या हो रहा है, जाने देते हैं। ये जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, यस सर, बिल्कुल हो सकता है, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। देख इधर तेरे को देखे ना, 8% एफडी विथ आईसीआईसीआई बैंक है 50,000, और सामने है तेरा ये इंटरेस्ट ऑन एफडी 3,000, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एंड दिस विल बी एक्चुअली द हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं दिया। चलो बात निकली है तो कोई मुझे बता सकता है हाउ मच मस्ट बी द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द एफडी? 1,000 रुपीज, क्योंकि अगर कुछ डेट नहीं दिया है, so you will assume the start of the year, excuse me, so you will take 8% of 50,000, that is 4,000. 4,000 is a total interest receivable, उसमें से 3,000 रुपया रिसीव हो गया है, तो 1,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग, so that is your hidden adjustment. If nothing is given, you have to assume it was done on the first day of the year, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। करेक्ट। चलो, फॉर्मेट में क्या किया है? पेज नंबर 1 पे क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखते हो वैसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. कैन यू टेल मी दिस अकाउंट इज वेरी वेरी सिमिलर टू विच वन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आपका पेज नंबर 2 आ जाएगा, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? पूरा बोलो। बैलेंस शीट
as on 31st March 2020. कौन सा अकाउंट नहीं रहता है फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस? ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों नहीं होता है? ये लोग परचेस और सेल नहीं करते। देयर इज नो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब परचेस एंड सेल होता है। दे डोंट डू जनरली एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। देयर इज नो परचेस सेल एक्सेट्रा। तो आप अलग से कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते हो फॉर सच नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जब ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। चलो एवरीबडी, so your format is ready, so we can get started. We'll start with number 1. In fact, what we will do, I'll tell you. We'll first go for opening balance sheet. हम स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट इज एट द फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहा हूं। एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई एम श्योर यू नो दैट, फिर भी मेरा स्वभाव मालूम है, मैं बताता ही रहता हूं किसका सिंगल इफेक्ट आएगा और किसका डबल इफेक्ट आएगा। अगर फाइनल अकाउंट चैप्टर था तो क्या करते थे आप? ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट आएगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, सोच समझ के बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी दिया है इसका कितना इफेक्ट आएगा? एक ही इफेक्ट आएगा। फिर है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में जो दिया है उसका कितना इफेक्ट आएगा? एक ही इफेक्ट आएगा। और उसके नीचे 5 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आएगा? 2 इफेक्ट आएगा। सो रिपीट, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का भी एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आ चुका है, तो बस आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है। लेकिन उसके नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको 5 इंफॉर्मेशन है उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स रहेगा वो एडजस्टमेंट्स का आपको 2 इफेक्ट देना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2 इफेक्ट वी ऑलवेज मेक श्योर that out of the 2 effect, one effect is the debit effect and other effect is the credit effect, because we continue to follow double entry system of bookkeeping where for every debit there has to be equal and corresponding credit. बेसिक को कभी भी नहीं भूलने का। तुम कितने भी हायर लेवल पे जाओ, even if you are into CA final, these basics are as true as they were in the 11th standard. तो ये बेसिक को कभी नहीं छोड़ने का, then things will be always easy. चलो स्टार्ट करता हूँ एवरीबडी। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल फंड को टिक मार्क करो। चलो सोच समझ के आंसर देना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी दिया है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। एनीबडी, वेयर वुड कैपिटल फंड अपीयर? लायबिलिटी साइड विच कॉलम? इनर कॉलम, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड लेस आपको करना है। सो प्लीज राइट डाउन कैपिटल फंड। यू विल राइट दैट इन द इनर कॉलम 1,26,800। नेक्स्ट है लायबिलिटी साइड पे जिसका प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, outstanding expenses 25,000. What does this mean? Can anybody tell? आपको ना बेसिक के ऊपर सोचना पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 का मतलब क्या है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज? लास्ट ईयर क्या था? एक्सपेंस इनकर किया था। हाउ डिड यू नो कि ये एक्सपेंस हमने लास्ट ईयर इनकर किया था? लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ था? एनीबडी? सर्विस ऑलरेडी रिसीव हो गया था। क्या अपन ने लास्ट ईयर उसका पैसा चुकाया था कि नहीं? ऑब्वियसली मैंने लास्ट ईयर इसका पैसा नहीं चुकाया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड कि अगर ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था मतलब मैंने लास्ट ईयर इसका पैसा नहीं चुकाया था, मतलब इसका पैसा मैं कब चुकाएगा?
इस साल, तो इस साल अगर चुकाया है कि नहीं चुकाया है, मेरे को वेरीफाई करना है कि इन्होंने इस साल चुकाया है कि नहीं चुकाया है। कैसे वेरीफाई करूं? पेमेंट साइड पे ढूंढने का उसको, और तुमको मिलेगा कहीं ना कहीं। मिला? तो ये 25,000 इधर टिक मार्क करो, ये हो गया इफेक्ट नंबर 1। और वही 25,000 ये रहा, एक्सपेंस ऑफ 2018-19 25,000, मतलब जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर में, वो एक्सपेंस आपने करंट ईयर में चुका दिया। मतलब इसका दोनों इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज इफेक्ट नंबर 1? उन्होंने बैलेंस शीट में दिया है, दूसरा इफेक्ट उसका पेमेंट साइड में दिया है। अब जो पूछ रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर 25,000 नहीं होके 22,000 होता तो 3,000 मतलब क्या हुआ? 25,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन करंट ईयर में पे खाली 22,000 किया। उसका मतलब क्या? 3,000 is still payable in future. So where would that 3,000 will appear? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मतलब 12 महीने में 25 में से अगर आपने सिर्फ 22,000 पे किया है, विच मीन्स रिमेनिंग 3,000 इज स्टिल पेएबल इन फ्यूचर, सो दैट विल अपीयर इन योर करंट ईयर्स बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। यस सर। क्या डेट नहीं दिया रहेगा? तो 18-19 डेट नहीं दिया रहेगा तो कुछ मंत्र बोला रहता, जैसे तो वो मंत्र मन में पड़ेगा तो वो डेट उधर प्रकट होएगा। अरे बाबा अपन लोग जादूगर नहीं है, मैं तुमको कितनी बार बोलूं, अगर डेट नहीं दिया रहता तो आपको मेरे को समझेगा कैसे? वो बता। इज देयर एनी मैजिक? एज एन अकाउंटेंट आर यू सपोज टू नो मैजिक और लॉजिक? बस, तो भाई मेरे को भी लॉजिक ही आता है। डेट नहीं दिया रहता तो फिर ये सॉल्वेबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ एजम्पशन करके करना पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, ऐसा प्रॉब्लम आज तक कभी आया नहीं है। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं दोनों अमाउंट को मैच करता, और अगर वो अमाउंट मैच हो जाता तो मैं एजम्पशन लिख के आता, या उल्टा करता, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये अभी तक पे नहीं हुआ, तो उसको उठा के करंट ईयर के बैलेंस शीट में डाल देता, और जो 25,000 तूने पे किया है, आई विल टेक दैट एज अ करंट ईयर का एक्सपेंडिचर एंड शो दैट एज एक्सपेंडिचर इन माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एज एन अकाउंटेंट यू टू बी वेरी पावरफुल इन लॉजिक। बट हमारे पूरे सिलेबस में कोई भी मैजिक सीखने का सब्जेक्ट आज तक नहीं है। सो नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू डू एनी काइंड ऑफ मैजिक। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी आया, बिकॉज यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, आई एम ऑल्सो क्रॉसिंग द लिमिट। अगर फिर भी आया तो एजम्पशन लिख के आने का कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा करंट ईयर में आएगा। वाई आई से इट इज अनरियलिस्टिक? ऐसा कौन सा एक्सपेंस है, इमेजिन कर, जो 12 महीने से तूने पे नहीं किया रहेगा, जो लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है। उसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सामने वाले के साथ तेरा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा, या वो आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, तेरा लैंडलॉर्ड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा, तेरा एम्प्लॉय के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, एम्प्लॉय तेरा बीच में जॉब छोड़ के चला गया रहेगा, तो तू उसको बोलेगा कि भाई तूने नोटिस पीरियड नहीं दिया ना, तो मैं तेरे को सैलरी नहीं देगा। तो वो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी करके बुक्स में खड़ा हुआ है, तो तुम दोनों का डिबेट डिस्प्यूट चलता रहेगा। समझो डिस्प्यूट खत्म हो गया और तेरे को उसको पे करने का है तो तू पे कर दे, और अगर पे करने का नहीं आया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिवर्स कर दे, तेरा इनकम मान ले, क्योंकि जब वो एक्सपेंस ड्यू हुआ था यू वुड हैव ट्रीटेड दैट एज अ एक्सपेंडिचर एंड यू वुड हैव डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज पता चला कि वो पैसा देने का ही नहीं है, तो तेरे को उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ट्रीट दैट एज अ इनकम ऑन द इनकम साइड। इन शॉर्ट, जो भी करना लॉजिक से करना, जो भी एजम्पशन रहेगा लिख के आना, कोई भी चीज अकाउंट्स में मैजिक नहीं होती। एनीवे चलो, तो इसका 2 इफेक्ट हो गया एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं प्लीज। हेलो, यू आर देयर ना? चलो तो अभी जाते हैं एसेट साइड पे। लायबिलिटी साइड का दोनों हो गया। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क करो 70,000। कैन यू टेल मी दिस 70,000 इज कॉल्ड एज विच बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? लास्ट ईयर बैलेंस को हम करंट ईयर में क्या बुलाते हैं?
I know that balance is called as opening balance. Hello? Last year का closing balance, current year का opening balance. किया था ना 11th में. To balance brought down, opening balance. तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है. ना वेयर डू आई राइट? समझो अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाता, रियल लाइफ में तो अकाउंट बनता ही है, तो समझो अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाता, तो कैन यू टेल मी इन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट व्हाट वुड आई राइट दिस 70,000? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका ओपनिंग बैलेंस है. हम ऑब्वियसली वो अकाउंट नहीं बना रहे हैं, वी आर डायरेक्टली प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट. तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का इफेक्ट आएगा मेन बैलेंस शीट एसेट साइड इन द इनर कॉलम. सो राइट डाउन प्लीज लैंड एंड बिल्डिंग. ये कौन सा अकाउंट में लिख रहा है तू भाई? आगे कर रहा है तू, मत कर. मेरे को मालूम है मैं बहुत स्लो है, बहुत डिटेल में जा रहा है, तुम लोग बहुत आगे करने का मन कर रहा है, अपने मन को कंट्रोल करो. सो बैलेंस शीट एसेट साइड में एवरीबडी राइट डाउन लैंड एंड बिल्डिंग इन द इनर कॉलम 70,000. हाँ, आप कोई बता सकता है? ये लैंड एंड बिल्डिंग में 3 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस में अगर आपको जाना है तो 12 महीने की जर्नी में 3 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है. फर्स्ट वन परचेज, सेकेंड वन सेल, थर्ड वन डेप्रिसिएशन. हमारे वाले प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही है, डेप्रिसिएशन. सो लेस डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट एसेट साइड पे लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो 70,000 का 10% करो तो 7,000. सो आउटर कॉलम में जाएगा 63,000. अब मुझे कोई बताएगा ये जो डेप्रिसिएशन लिखा है इसका कितना इफेक्ट आएगा? 2 इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का आइटम है, उसमें से एक इफेक्ट हो गया. कैन यू टेल मी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? एक्सपेंडिचर साइड. शुड आई लीव देयर वन लाइन और नो? Why? Because there is no gross profit, no gross loss. तो फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो on the expenditure side to depreciation. एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे to depreciation. प्लीज अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में आएगा 7,000. इनर कॉलम में आएगा 7,000. लाइकवाइज चलो बैलेंस शीट में से इक्विपमेंट सिमिलरली एसेट साइड पे लिखो इक्विपमेंट इन द इनर कॉलम 45,000. इक्विपमेंट इन द इनर कॉलम 45,000. उसमें भी आएगा लेस डेप्रिसिएशन 10%. हाउ डिड यू नो देयर इज नो परचेस नो सेल? एवरीबडी इज क्लियर ना? अगर परचेस होता तो पेमेंट साइड में होता, और अगर सेल होता तो रिसिट साइड में होता. सो माइनस करो 4,500, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओगे? एनीबडी? 40,500 इन द आउटर कॉलम. और ये भी जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर साइड में. लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखो इक्विपमेंट. इक्विपमेंट में 4,500. बस दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल करो, and this total will go in the outer column how much? 11,500. मतलब क्या मालूम? तुम्हारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया, तो उसको भी टिक मार्क कर दो. जो जो होते जाता है उसको अपने को टिक मार्क करना है. नेक्स्ट एवरीबडी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज. बोलो कोई बता सकता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 मतलब क्या? सर्विसेज आर गिवन व्हेन? लास्ट ईयर. सो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? सिंपल भाषा में समझाओ यार. रिसीवेबल इन फ्यूचर. ये सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है? मेंबर्स पे करते हैं. तो जो भी मेंबर्स रहेगा, ये व्यायामशाला के जो रेगुलर मेंबर्स रहेंगे उनको सब्सक्रिप्शन देने का था, उसमें से उन्होंने 4,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन 1 or more members would have not paid in the last year. So can you tell me it is receivable in future? But which is that future by the way?
current year, because ये last year अगर outstanding था, it was receivable in the last year, मतलब it will be actually received in the current year. How do I and where do I verify that? Receipt side. तो receipt side में देखिए 4000 का एक इफेक्ट हो गया, और ये रहा इनर कॉलम में मैंने लास्ट ईयर का 18-19 इज अ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का अपन ने 4000 रिसीव कर लिया, मतलब ये 4000 कैंसिल हो गया. कोई बताएगा ये 4000 की जगह पे अगर ये 3500 होता तो 500 is still receivable. So where that still receivable will appear? मेन बैलेंस शीट एसेट साइड. हो सकता है कोई मेंबर ऐसा रहेगा जो 1 साल हो गया उसने अभी तक पैसा नहीं दिया. एनीवे ये वाले प्रॉब्लम में बिकॉज वी आर इनटू बेसिक प्रॉब्लम तो पूरा 4000 अपन ने रिसीव कर लिया. सो दिस एंटायर 4000 इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर. उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 32,800. कैन यू टेल मी दिस 32,800 इज विच बैलेंस फॉर द करंट ईयर? ओपनिंग बैलेंस. सो कैन यू टेल मी कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस किधर दिया होना चाहिए? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. द ओपनिंग बैलेंस इज रुपीज 32,800. तो मतलब इसका दोनों इफेक्ट दिया हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट इफेक्ट इज गिवन in opening balance sheet and second effect is given on the receipt side. बोलो यहां तक किसी को कोई भी क्वेरी आ रहा है? श्योर. चलो अभी आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट से. ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया, अब हमारा तरीका हमेशा रिवर्स रहता है, अपन पहले एडजस्टमेंट करते हैं. तो हम स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट नंबर 1. क्या दिया हुआ है? जय हनुमान व्यायामशाला is 5,000 member paying annual. What is annual? मतलब yearly subscription of 50 rupees each. क्या सस्ते में मेंबर को दिया है? देख 50 रुपया, वो भी पूरे साल का, और ऐसे 5000 मेंबर है. तो मतलब ये तो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है ना, ये हमारे किसी काम का है क्या? अभी कितने मेंबर है, ने बोलो कितना सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये हमारे काम का इंफॉर्मेशन है क्या? क्या है? एनीबडी? हाँ. सो कैन यू डू योर कैलकुलेशन एंड टेल मी. नो कैलकुलेटर टेस्ट में, ये अंदर रखना, थोड़ा डाउट जाता है, अंदर रखना. हाँ. सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर? How did you know 20,000? Because हमने रिसीव कितना किया है? 2,30,000. और रिसीवेबल कितना है? 5,000 मेंबर इंटू 50, मतलब कितना रिसीवेबल है? 2,50,000. सो 2,50,000 रिसीवेबल है फ्रॉम 5,000 मेंबर्स. I am supposed to receive 50 rupees each. 2,50,000 में से मैंने रिसीव कितना कर दिया है? 2,30,000. मतलब 20,000 का सब्सक्रिप्शन इज स्टिल रिसीवेबल इन फ्यूचर. एवरीबॉडी एग्रीज? चलो तो पहले 230 को टिक मार्क करो. 230 को पहले टिक मार्क करो. एनीबॉडी? ये 230 हमारे लिए क्या है? इनकम है. तो तुम्हारा जो इनकम साइड है वो इनकम साइड में आ जाओ. देयर यू विल बी राइटिंग बाय सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे लिखो, उसको प्लीज अंडरलाइन करो. यह चैप्टर में प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना. फिर यहाँ लिखने का रिसीव्ड for 2019-20. How much we have received for the current year? 2019-20 is the current year. Can you tell me how much we have received for the current year? 2,30,000. ये आपका इनर कॉलम में आ जाएगा. बोलो अभी 20,000 is outstanding. It is still receivable. तो आप उसको क्या करोगे?
ऐड करोगे, क्योंकि ये भी करंट ईयर का ही है. सो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर विच इज 1920. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का? 20,000. अब ये 20,000 कैसे आया? ये नीचे इधर ब्रैकेट में दिखा देंगे अपन. यू विल स्टार्ट विद द बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट आएगा. एनीबडी व्हाट शुड आई राइट इन द स्मॉल ब्रैकेट? व्हाट इनटू व्हाट? 5,000 इंटू 50. तो स्मॉल ब्रैकेट में आएगा 5,000 इंटू 50. फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दो, उसके बाद आएगा माइनस. एनीबडी माइनस व्हाट? 2,30,000. 2.5 लाख में से 2,30,000 माइनस करो. नाउ बिग ब्रैकेट ओवर. सो माइनस 2,30,000 करोगे तो 20,000 आउटस्टैंडिंग बचेगा. तो आउटर कॉलम में आएगा पूरा 2,50,000. बोले 230 का कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या? क्यों? क्योंकि उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी कहाँ आ चुका है? रिसीट साइड में, और दूसरा इफेक्ट अपन ने दे दिया, तो उसका 2 इफेक्ट हो गया. व्हाट अबाउट दिस 20,000? इसका कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. कहाँ पे आएगा? एसेट साइड पे. और एक 3-4 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद 6 लाइन छोड़ दो इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखो एवरीबडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखने का, उसको अंडरलाइन करने का. ईयर लिखो 2019-20. दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. क्योंकि कभी कभी है ना, थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग होता है, तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते. यू टू बी वेरी क्लियर कि भाई ये लास्ट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग है, करके दिखाने का. सो ये आउटर कॉलम में जाएगा एंड द अमाउंट विल बी ₹20,000. चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट. तो ये क्या हो गया हमारा? बाय द वे एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया. 3 तो पहले ही हो चुका है. अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे फोकस करेंगे. कैन यू टेल मी दिस एडजस्टमेंट नंबर 2 इज कनेक्टेड टू विच वन ऑन योर पेमेंट साइड? सैलरी. तो सैलरी को टिक मार्क करो, और इधर एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा टू सैलरी. प्लीज अंडरलाइन दैट. प्लीज लैंग्वेज है ना इस चैप्टर का बहुत यूनिक है. तुम्हारा नॉर्मल फाइनल अकाउंट का लैंग्वेज भी नहीं है, और नॉर्मल फाइनल अकाउंट का प्रेजेंटेशन भी नहीं है. सो इनिशियल प्रॉब्लम में बी वेरी केयरफुल ऑन दैट. टू सैलरी लिखने का, उसको अंडरलाइन करने का. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डू आई राइट द नेक्स्ट? पेड. क्योंकि वो जो 50,000 है ना, ये हमने करंट ईयर में पे किया है. सो राइट पेड, और पेड के सामने इनर कॉलम में आएगा 50,000. कैन यू टेल मी इस 50,000 का कोई सेकेंड इफेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है. एक ही इफेक्ट है, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी पेमेंट साइड में आ चुका है. बोलो अब ये 12,000 का क्या करो? ऐड करो. तो ये आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा. ऐड आउटस्टैंडिंग of 1920. 1920 is a current year. तो current year का आउटस्टैंडिंग है 12,000. तो ये टोटल जाएगा आउटर कॉलम में 62,000. बोलो ये 12,000 का कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा? एनीबडी? वेयर इट विल अपीयर? Liability side. Leaving few lines on the liability side, you can write outstanding salary. Outstanding salary. ब्रैकेट में 1920 लिख सकते हो आप. इट इज गुड प्रैक्टिस टू राइट द ईयर. सो 1920 लिखो एंड दैट इज 12,000 इन द आउटर कॉलम. समझो एक से ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करते हो? व्हाट डू यू राइट देन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हो.
उसको अंडरलाइन करते हो, फिर रेंट आएगा, सैलरी आएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा इनर कॉलम में लिख के देन वी टेक द टोटल इन द आउटर कॉलम। यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटस्टैंडिंग है तो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया। आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। 4 इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देना रहेगा। एनीबडी, वेयर इज इन्वेस्टमेंट बीइंग शोन इन योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? विच साइड? चेक करो यार, इन्वेस्टमेंट अपन ने डिटेल में अभी अभी तो डिस्कस किया था। पेमेंट साइड पे दिया है ना, उसको टिक मार्क करो। 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसको टिक मार्क करो प्लीज। बोलो ये 1.5 लाख क्या है? कैन यू टेल मी? दिस इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और दिस इज परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेस ये तुम्हारा फिक्स्ड एसेट के बाद आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड तुमने फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है ना, दोनों लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट, उसके बाद आएगा तुम्हारा। सो देयर यू विल बी राइटिंग 8% investments and that you will write in the inner column, that is 1,50,000. Balance sheet asset side में inner column 1,50,000. Please tell me once again, क्या ये 150 का कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा कि ऑलरेडी आ चुका है? किधर आ चुका है? पेमेंट साइड पे। सेम वे वो 1,000 रुपए को टिक मार्क करो, ये रहा देख 1,000 रुपया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट करके 1,000 रुपया उसको भी टिक मार्क करो। बोलो दिस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज विल अपीयर ऑन विच साइड एवरीबडी? इनकम साइड। तो इनकम साइड में लिखो बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और उसको अंडरलाइन करो। इनकम साइड पे आएगा बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्लीज उसको अंडरलाइन करो। एनीबडी, व्हाट इन द नेक्स्ट लाइन? रिसीव्ड। सो दैट इज करेक्ट। रिसीव्ड इज ₹1,000। बोलो ये 1,000 का कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? धीरे धीरे दिमाग में बिठाओ, मैं बार बार पूछेगा नहीं। दिस आर इनिशियल प्रॉब्लम्स, आई एम आस्किंग, बट धीरे धीरे दिमाग में बिठा लो कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कुछ दिया है या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ दिया है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, और जो एडजस्टमेंट में दिया है उसका 2 इफेक्ट आएगा। धीरे धीरे मस्त दिमाग में बिठा लो। चलो, अब वो 2,000 रुपया आपको दिया हुआ है, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज। एनीबडी, ये 2,000 का इधर मैं क्या करूं? बोलो ऐड करो। ऐड आएगा अक्रूड। Accrued is nothing but outstanding, so accrued interest is 2,000, मतलब टोटल जाएगा आउटर कॉलम में 3,000। बोलो ये accrued जो है 2,000, एनीबडी ये accrued 2,000 का कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? किधर आएगा? इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे? ऐड करोगे। सो ऐड accrued इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड मतलब ऑब्वियसली रिसीवेबल हो जाएगा, तो ये आपका एसेट है। सो टोटल हो जाएगा 1,52,000। 1,50,000 प्लस 2,000, टोटल विल बी 1,52,000। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला एडजस्टमेंट है 60% ऑफ द डोनेशंस। कितना है डोनेशन है कितना? यू कैन स्टॉप राइटिंग प्लीज, थोड़ा बोलना है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। फ्यू मिनट्स बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये डोनेशन 60,000 है। How did you know it is donation received or paid? ऐसा नहीं मान के चलना कि डोनेशन पेड नहीं हो सकता है। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दूसरे चैरिटेबल को डोनेशन दे सकता है। एक के पास बहुत ज्यादा डोनेशन आ गया रहेगा तो मे बी दे विल थिंक ऑफ हेल्पिंग
some other such not for profit organization. तो पहले तो कोई भी चीज को ग्रांटेड मत लेना. ये चैप्टर अगर किसी ने भी मैकेनिकली ट्राई किया देन गॉड ब्लेस यू. समझते हो ना? ये चैप्टर तो मैकेनिकली कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो. है बहुत सिंपल चैप्टर इफ यू आर थिंकिंग एंड देन आंसरिंग. सो पहले तो याद रखना, डोनेशन मतलब हमेशा अपन रिसीव करेंगे, ऐसा दिमाग में प्लीज फिक्स मत करो. इट कैन बी रिसीव्ड, इट कैन बी पेड, चेक कर लेने का. रिसिप्ट साइड पे दिया है मतलब ये डोनेशन रिसीव्ड है. अब प्लीज जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना. ये डोनेशन दो टाइप का होता है. वन इज कॉल्ड एज अ डोनेशन फॉर जनरल पर्पस. दूसरा रहता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा है? इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्रॉब्लम है साइलेंट. ऑलवेज जनरल पर्पस, बिकॉज इफ इट इज डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, प्लीज फोकस करो, तो आपको क्लियरली बोला रहेगा इट इज लाइक डोनेशंस रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट्स. ऐसा दिया रहेगा 2 लाख रुपए का डोनेशन किसी डोनर ने दिया है और वो डोनर क्लियरली बोल रहा है कि भाई ये डोनेशन का पैसा और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, लिखवा के लेगा वो. क्योंकि जब भी आप डोनेशन देते हो संस्था को तो वो आपको पक्का रिसिप्ट देता है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80G. तो पक्का रसीद रहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि भाई ये 2 लाख रुपया ये स्पेसिफिक पर्पस है. और स्पेसिफिक पर्पस कौन सा है वो भी लिखा होना चाहिए कि भाई इसमें से खाली टूर्नामेंट कंडक्ट करने का. मतलब जिसने भी डोनेशन दिया है ना वो टूर्नामेंट का बड़ा शौकीन है, तो वो बोलता है भाई एवरी ईयर तुम क्रिकेट टूर्नामेंट रखो, उसके लिए ये पैसा यूज करने का. ये पैसा तुम और किसी भी अच्छे काम के लिए यूज नहीं कर सकते. काम सारे अच्छे हैं, बट डोनर की मर्जी की बात है कि भाई डोनेशन कई के लिए दे रहा हूं. सो आई एम गिविंग डोनेशन ओनली फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट. और वो भी मैं स्पेसिफाई करेगा क्रिकेट टूर्नामेंट. कल जाला तुमने गोटी का टूर्नामेंट रख दिया या कबड्डी रख दिया तो नहीं चलेगा. क्रिकेट मतलब क्रिकेट का टूर्नामेंट, तो वो भी स्पेसिफाई करेगा डोनर. और ये कौन स्पेसिफाई करेगा? डोनर स्पेसिफाई करेगा. उसका पैसा है, उसकी मर्जी है. सो बोलो हमारे वाले प्रॉब्लम में एनीबडी क्या करूं? सिर्फ डोनेशन दिया है. व्हाट डज दैट मीन? जनरल पर्पस. सो जनरल पर्पस का डोनेशन है 60,000 रुपीज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? बेटा बात नहीं करो. व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस डोनेशन? एनीबडी कैन टेल कि ये जो 60,000 रुपए का डोनेशन है विच इज फॉर जनरल पर्पस, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, यहाँ पे तो कुछ तो भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन समझो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता, एनीबडी ये 60,000 का क्या करोगे? यू विल ट्रीट दैट एज व्हाट एवरीबडी? इनकम ऑफ द करंट ईयर. तो आप इसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? इनकम साइड पे. यू विल ट्रांसफर दैट ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्टे फोकस्ड. ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है. दिमाग में अच्छे से लॉजिकली बिठाने की मैं कोशिश कर रहा हूं. प्लीज स्टे फोकस. अगर कुछ नहीं दिया रहता तो मैं क्या करता? इसको मैं इनकम करके ट्रीट करता एंड आई वुड रिटन दैट एस इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पढ़ो. क्वेश्चन में बोला है 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी
कैपिटलाइज्ड। आपको बोला है 60% मतलब 36,000. I will take 60% of 60,000, that is 36,000 should be capitalized. का मतलब क्या होता है? कैपिटल फंड में इसको ऐड करने का. बट इसका मतलब क्या है? यू हैव टू ऐड इट टू कैपिटल फंड. मतलब how much will be treated as income and how much will you transfer in income and expenditure account? 24,000. कैसे आया ये 24,000? is 60,000 minus 36,000. बट इसका लॉजिकल मतलब क्या है? I would like to understand, or I would like any of you to tell me, ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, ये सब ठीक है. आई एम जनरली नॉट इंटरेस्टेड. कैन यू कॉन्सेप्चुअली एनीबडी कैन टेल मी? ये 24,000 इनकम ट्रीट करने को बोल रहा है और ये 36,000 कैपिटल फंड में ऐड करने को बोल रहा है. अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस 24,000 को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं और ये 36,000 को कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग? कैन एनीबडी टेल मी लॉजिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? फिर मैं ये तीसरे पे आता हूं क्योंकि तीनों में क्या फर्क है ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, तो ही आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से समझ पाओगे. So anybody would like to try? ये 24,000 को मैं करंट ईयर का इनकम ट्रीट करता हूं एंड आई एम राइटिंग दैट एज ए इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट ये 36,000 को मैं करंट ईयर का इनकम नहीं ले रहा हूं. ये बोला 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज. व्हाट इज एक्चुअली द लॉजिकल मीनिंग ऑफ दैट? Anybody wants to try? है मेरा ये इनकम है दोनों. ऐसा नहीं है कि एक इनकम मेरा है दूसरा बाजू वाले का है. ऐसा नहीं है. पूरा का पूरा 60,000 डोनेशन है तो मेरा इनकम ही. लेकिन जो 24,000 आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख रहे हो उसका मतलब ये हुआ ये 24,000 आप करंट ईयर में खर्चा करने वाले हो. 24,000 का वो डोनेशन है जो डोनेशन का जो भी यूज करना है जनरल पर्पस डोनेशन है. यू वांट टू ट्रीट दैट एज करंट ईयर इनकम और उस इनकम में से तुम करंट ईयर का एक्सपेंडिचर करोगे. बट व्हाट इज दिस 36,000 देन? आपको जो क्वेश्चन में दिया है 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज. उसका मतलब कि ये जो 60% है 36,000 ये खर्चा कब करने का? वुड यू लाइक टू इनकर दैट एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर ओनली और इन द फ्यूचर? फ्यूचर. सो हर डोनेशन, देख हर डोनेशन करंट ईयर में खर्चा नहीं होता बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि हर साल तुम्हें डोनेशन मिलता ही रहेगा. हो सकता है कोई पर्टिकुलर ईयर में डोनेशन ज्यादा मिला, कोई पर्टिकुलर ईयर में डोनेशन कम मिला. मार्केट में तेजी मंदी होती रहती है. There are times where people are earning lot of money and they may give more donation. There are very bad times also. Other way around logic भी हो सकता है. संसार में दुख बहुत हो चुका है. कोविड आ गया, कोविड की वजह से लोगों को बहुत लॉस हो गया, तो वो टाइम पे वो लोग मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाएंगे लेकिन डोनेशन ज्यादा नहीं देंगे. कैपेसिटी नहीं है. अपनी हालत डोनेशन लेने जैसी हो गई है, आप डोनेशन देंगे किधर से? तो प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ ट्रस्टीज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हो और अगर आपको किसी साल में बहुत डोनेशन मिल गया, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, लीगासी मिल गया, ऐसा बहुत सारा इनकम मिल गया, तो बेवकूफ की तरह हर एक इनकम को करंट ईयर में खर्चा करना जरूरी नहीं है. आप उसका बाइफर्गेशन करो. पार्ट ऑफ दैट यू ट्रीट दैट एज अ करंट ईयर इनकम, तो उसको करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओ और वो तुम करंट ईयर में खर्चा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बट बाकी का जो इनकम रहेगा, दैट इनकम यू हैव टू कीप इट इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर, उसको बोलते कैपिटलाइज करना। 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज का मतलब है 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, एंड इफ यू हैव टू रिटेन दैट इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते, आपको उसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है, बिकॉज कैपिटल फंड इज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर। कैपिटल फंड कोई लायबिलिटी नहीं है, आप प्रोपराइटर को पैसा वापस नहीं देने वाले हो, ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फाउंडर ने जो भी 5 करोड़ रुपया दिया था, वो 5 करोड़ ये जिंदगी में लौटाना नहीं है, ये ट्रस्ट के लिए परमानेंट प्रॉफिट है जो हमेशा चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा। तो अब क्या करोगे, 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज का मतलब है 60% is to be reserved in the business for future, तो उतना आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो, एंड रिमेनिंग 40% is to be used in the current year, means that should be treated as a income of current year, and that will go in the income and expenditure account. Yes my dear, आ रहा हूं, 2 मिनट बाकी है उसको। मतलब अभी तक जो मैं इतनी देर से कर रहा हूं ना बेटा, ये कर रहा हूं, अगर ये नहीं समझा ना तो ये वाला समझेगा ही नहीं। बोलो ये वाला डोनेशन फॉर जनरल पर्पस बिल्कुल क्लियर एवरीबडी। चलो अब आते हैं लास्ट वाले पे, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। किसी ने टूर्नामेंट के लिए 2 लाख रुपया दिया है, तुमको क्या लगता है ये 2 लाख का 2 लाख पूरा करंट ईयर में यूज करना चाहिए कि एवरी ईयर? तो मतलब क्या करूं, बोलो ये 2 लाख का क्या करूं? कैन आई एड इट इन द कैपिटल फंड और शुड आई राइट दैट एज अ इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? पूरा का पूरा 2 लाख खिलाते रहो, टूर्नामेंट साल भर क्रिकेट खेलते ही रहो। अरे भाई उसने 2 लाख दिया है कि भाई तू हर बार एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके टूर्नामेंट में खर्चा कर। ऐसा थोड़ी है कि टूर्नामेंट में सब कुछ खर्चा एनपीओ को ही करना पड़ेगा। When you conduct the tournament, मेंबर से थोड़ा पैसा लोगे, स्पॉन्सरशिप लोगे, बट समझो टूर्नामेंट में तेरा खर्चा 40,000 हो गया, तेरा कलेक्शन खाली 35,000 हुआ, तो 5,000 का शॉर्टेज पड़ा, तो वो 5,000 तो ये फंड में से यूज करेगा। सो दिस इज वेरी मच फॉर अ लॉन्ग पीरियड, व्हेन इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। बोलो एवरीबडी, तो ये 2 लाख का क्या करूं? ये 24,000 जैसा ट्रीटमेंट करूं कि 36,000 जैसा ट्रीटमेंट करूं? एनीबडी? 36,000। बोथ आर रॉन्ग आंसर। कोई बताएगा? ये 24,000 तो रूल्ड आउट है। देख क्यों 24,000 वाला रूल्ड आउट है? बिकॉज ये जो 2 लाख है ये कोई करंट ईयर का इनकम नहीं है, लेकिन कैपिटल फंड में ऐड करूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या है मालूम? मुझे आगे पता नहीं चलेगा किसने कौन से पर्पस के लिए कितना पैसा दिया। इमेजिन किसी ने टूर्नामेंट के लिए दिया डोनेशन, किसी ने प्राइज के लिए दिया, किसी ने मेडिसिन के लिए दिया, किसी ने क्रिकेट इक्विपमेंट के लिए दिया, किसी ने डोनेशन दिया कि इससे खाली क्रिकेट का बॉल खरीदने का, बस और कुछ नहीं है। पागल लोग रहते हैं दुनिया में। तो बोलेगा बॉल का स्पॉन्सरशिप, जिसको भी क्रिकेट खेलने के लिए बॉल चाहिए ये पैसे से खरीदो, उनको बोले जा गली में खेल, रोड पे खेल, टेरेस पे खेल, घर में खेल, किधर भी खेल, लेकिन खेल, बिकॉज ही वांट्स टू प्रमोट दैट। सो क्या करना पड़ेगा? आई विल गिव द आंसर, आई विल गिव द आंसर, यू डोंट ट्राई। यू हैव टू क्रिएट स्पेसिफिक फंड ऑन द लायबिलिटी साइड। मतलब सिंपल भाषा में, किसी ने अगर टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया है तो मैं उसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करेगा। कैपिटल फंड में ऐड करेगा ना तो मेरे को पता नहीं चलेगा। सी देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डोनर्स, एक्सक्यूज मी, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डोनर्स इन द रियल लाइफ।
50 लोगों ने टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया है, 100 लोगों ने दवाइयों के लिए दिया है, 150 लोगों ने कपड़े के लिए दिया है। आई मीन आप हिसाब कैसे रखोगे? एज एन एनपीओ, हाउ वुड यू कम टू नो which donor has given how much money for which purpose? And as a result of that, for every purpose for which you have received donation or government grant, आपको एक specific fund बनाना पड़ेगा, and that fund will be named depending upon the purpose for which such donation is received. किसी ने temple construct करने के लिए donation दिया रहेगा तो सपोज किसी ने, मतलब आप एक नया मंदिर बना रहे हो, यू आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिग टेम्पल, तो उसके लिए पब्लिक से आप डोनेशन इनवाइट करोगे कि भाई ऑब्वियसली जो भी तुम्हारा काला पैसा है थोड़ा इस मंदिर में डाल दो, बाकी का सब सफेद हो जाएगा। ऐसे सब करके करके तुम पब्लिक से डोनेशन लेते हो। सो आई हैव रिसीव्ड डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल। अब मैं मेरे बुक्स में हिसाब कैसे रखूं कि भाई टेम्पल के लिए कितने लोगों ने और कितना डोनेशन दिया है? तो उसका एक ही तरीका है, मेरे बुक्स में एक स्पेसिफिक फंड आएगा, एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट फंड? टेम्पल फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइसेस फंड, मेडिसिन्स फंड, क्रिकेट बॉल फंड। जो भी पर्पस के लिए आप इसको बाहर नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच द डोनेशन इज रिसीव्ड, यू हैव टू क्रिएट स्पेसिफिक फंड इन योर बुक्स। हेलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट आर द 3 ऑप्शंस? मुझे बताओ। व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन? डोनेशन फॉर जनरल पर्पस if no information is given. Question is absolutely silent, no information is given. क्या करोगे? पूरा इनकम साइड पे उठा के लेके जाने का। सेकंड, जैसे हमको ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है 60% को कैपिटलाइज करो और बाकी का 40% इनकम हो गया, तो जितना 60% कैपिटलाइज करने के लिए बोला है उसको कैपिटल फंड में ऐड करो, एंड रिमेनिंग 40% इन द इनकम। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। If there is a donation received for specific purpose, create a specific fund, and that specific fund will appear on the liability side. Am I clear everybody? चलो, so donation को टिक मार्क करो। 60,000, 10-15 मिनट डिले होगा, but I can't help it. So donation को प्लीज टिक मार्क करो। बातें मत करो, जितना बातें करोगे उतना डिले होएगा। 60,000 को टिक मार्क करो। बोलो अब मेरे को सोच समझ के बताओ, 60,000 में से हाउ मच विल यू राइट ऑन इनकम साइड? 24. सो राइट डाउन बाय डोनेशंस। प्लीज बात नहीं करो, 10 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम अब हो जाएगा। सो बाय डोनेशन लिखा 24,000। कैसे आया 24,000? प्लीज उसको ब्रैकेट में दिखाओ। बोलो ब्रैकेट में क्या लिखूं? 40% इंटू 60,000। 60,000 का 40% करो, 24,000 आया। बोलो बाकी का डोनेशन किधर जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड करो। तो कैपिटल फंड है, उधर लिखो ऐड डोनेशंस, ब्रैकेट में 60%। ऐड डोनेशंस ब्रैकेट में 60%, दैट इज हाउ मच? 36,000 आया। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस को टिक मार्क करो, उसके जैसा ये डिट्टो एंट्रेंस फीस को टिक मार्क करो, उसको भी इनकम साइड पे लिखो बाय एंट्रेंस फीस। इनकम साइड पे आएगा बाय एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट में एनीबडी 50% ऑफ 50,000, 25,000, और बाकी का एंट्रेंस फीस वंस अगेन किधर जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड करो, ऐड एंट्रेंस फीस, रिमेनिंग 50%। ऐड एंट्रेंस फीस, वो भी कैपिटल फंड में ऐड करो, 25,000। दैट इज एंड ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट। उसके बाद आपको रिसिप्ट साइड के ऊपर फोकस करना है। बोलो रिसिप्ट साइड में जो टिक मार्क हो गया वो हो गया, कौन सा अनटिक्ड आइटम है? नेक्स्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। देखो अभी जो एंटरटेनमेंट है ना, ये कोई स्पेसिफिक इवेंट लग रहा है।
दशहरा के टाइम पे रामलीला किया रहेगा या ऐसा कुछ किया रहेगा, तो जब भी ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट मिलता है ना, तो उसका रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे ढूंढने का। अगर रिसिप्ट साइड पे है रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो सामने तुमको दिखाई देगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब देखो दोनों में से ज्यादा क्या है, रिसिप्ट ज्यादा है, तो ये कौन सी साइड पे आएगा, इनकम साइड पे आएगा। तो इनकम साइड पे लिखो बाय एंटरटेनमेंट, इनकम साइड पे आएगा बाय एंटरटेनमेंट, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स आपका इनर कॉलम में आएगा 40,000। नेक्स्ट लाइन लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस आएगा 35,000। सो 40 में से 35 गया तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। प्लीज अवॉइड टॉकिंग, 7-8 मिनट प्लीज बात मत कर। इनकम साइड पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। व्हाट इज एफडी? फिक्स्ड डिपॉजिट, उसको अंडरलाइन करो, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में आएगा रिसीव्ड। एनीबॉडी, हाउ मच इज रिसीव्ड? 3,000 इन द इनर कॉलम। Add outstanding, we have calculated that. Anybody? 1,000. ये सबको समझा ना 1,000 कैसे आया? Add outstanding 1,000 है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो 1,000 के उधर लिखो Add outstanding लिखा है ना, उसके नीचे प्लीज ब्रैकेट में लिखो it is 8% of 50,000, तो स्मॉल ब्रैकेट ओवर minus 3,000। 8% ऑफ 50 is 4, 4 minus 3, तो आपका 1,000 ऐड हो गया, टोटल करके आउटर कॉलम में जाएगा 4,000। अभी सामने फिक्स डिपॉजिट को टिक मार्क करो, पेमेंट साइड पे कहीं पे फिक्स डिपॉजिट है उसको लिखो एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट के बाद, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के बाद 8% फिक्स डिपॉजिट विद ICICI बैंक लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट के बाद एसेट साइड पे आएगा 8% फिक्स डिपॉजिट विद ICICI बैंक लिमिटेड। यह इनर कॉलम में आएगा 50,000। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बोलो कितना है आउटस्टैंडिंग इसके अंदर? एवरीबडी बोलो, जस्ट नाउ अपन ने ऐड किया था 1,000 ओनली, पूरा 4,000 मत लिख देना। आउटस्टैंडिंग इज 1,000, तो आउटर कॉलम में आएगा आपका 50 + 1, दैट इज 51,000। चेक करो तो रिसिप्ट साइड में हो गया क्या? हाँ, अभी पेमेंट साइड में आ जाओ, सैलरी तो हो गया। बोलो अभी ये सब क्या है? लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, मेंटेनेंस, ये सब क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे लिखो 2 लाइटिंग 10,500, ये दिवाली का गणपति का लाइटिंग वगैरह रहेगा। Then 2 general expenses 20,000, 2 maintenance charges 40,000, ये सब एक्सपेंसेस है। फिर एंटरटेनमेंट तो हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंडिचर है, सो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, द अमाउंट इज 7,000। बस और कुछ है? देखो तो पेमेंट साइड में सब हो गया, पक्का सब हो गया, मुझे नहीं लगता एक बाकी है। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो बाकी है ना, वो किधर लिखोगे? व्हाट इज दिस बाय बैलेंस कैरिड डाउन? इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस करके आएगा 33,300। बस चलो, सरप्लस रहेगा। देखो इनकम साइड ज्यादा दिख रहा है, सरप्लस बहुत ज्यादा है। अरे मेरे को डिफरेंस चाहिए रे। ये नो कैलकुलेटर है प्लीज, ये लोग यूज कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है, उनको तो बोला मैंने नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नो कैलकुलेटर प्लीज। क्रेडिट साइड ज्यादा है,
So please find out the difference. One lakh 30, no? No calculator please. 160 seems correct, लेकिन खुद से फाइंड करो, हो सकता है उसका गलत रहेगा, आपका सही रहेगा. चलो ना यार, बात मत करो ना प्लीज. कितना? हाँ, अभी क्या लिखने का, एक लाइन छोड़ देने का. देख, डेबिट साइड पे पहले एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो 2. अब 2 के बाद है ना, दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, इसका मार्क्स है. व्हाट डू आई राइट? 2 एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स. ये 3-4 लाइन में जाएगा. 2 एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स. वैसे एक लाइन छोड़ के बोला था लिखने को, 5 लाइन का को छोड़ा. कुछ भी करते रहते हो, ऐसा नहीं चलता है. क्या लिखा? 2 एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर लिखा, उसके सामने फिगर लिखो 1,60,000 और बोलो पर्टिकुलर्स कॉलम में ब्रैकेट में कुछ लिखना रहता है, सरप्लस. तो वो जो लिखा है ना 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उधर नीचे ब्रैकेट में लिखो सरप्लस. तो ये आपका अकाउंट टैली हो गया. हाँ, एनीबॉडी पे सरप्लस का क्या करूं? कैपिटल फंड में ऐड करो. तो कैपिटल फंड में आएगा ऐड सरप्लस. कैपिटल फंड में आएगा ऐड सरप्लस. इनर कॉलम में 1,60,000. चलो, कैपिटल फंड में टोटल 4 फिगर है. देख, कैपिटल फंड था, थोड़ा डोनेशन था, थोड़ा एंट्रेंस फीस था, बाकी का सरप्लस है. तो ये चारों को ऐड करके आउटर कॉलम में लेके जाओ. 3,47,800. So 3,47,800. सर बैलेंस शीट हैज टू टैली. लायबिलिटी साइड का टोटल कर दो और लिख डालो. ऐसा नहीं करना प्लीज. 3,59,800. टुमारो 7 problems, 9 a.m. to 2 p.m. Don't miss the lecture, वरना समझो तुम्हारा चैप्टर गया.